अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हमने मेजरमेंट पढ़ी थी कि कोई भी जो इंथैल्पी चेंज है उसको हम लोग मेजर कैसे कर रहे हैं। कोई भी रिएक्शन आप कर रहे हो जहाँ पे इंथैल्पी चेंज आ रहा है उसको हम लोग किस तरह मेजर करते हैं, कौन सा वहाँ पे ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो कि फिजिकल और केमिकल चेंज जो आ रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उसको मेजर करने के लिए जो यूज़ होता है डैट इज़ नोन एज कैलोरीमीटर। मैंने ये आपको बताया। फिर हमने जो है उसकी जो एनर्जी ट्रांसफर थी उनका रिलेशनशिप बताया कि Q इज इक्वल टू C इंटू एम इंटू डेल्टा टी। और इन द एंड हमने ग्लास कैलोरीमीटर जो है वो आपको मैंने ड्रॉ करके बताया था, उसका पूरा प्रोसीजर बताया था कैसे आप लोग करते हो। और इन द एंड जो है हमने उसकी इक्वेशन भी जो है वो की थी। और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी जो है आया था, जो सोल्यूशन थी सैम्पल की 6.2 की, वो भी हमने कर ली थी। और क्विक चेक 6.3 भी बेटे हमने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे एंड पे एक आपका रह गया था कि जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स n आते हैं तो उसको आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, जिस तरह आपने ऊपर किया था ना। हमने एक बल्कि मैंने आपको जब मैंने आपको क्विक चेक करवाया था ना 6.3, उसमें ही मैंने आपको बता दिया था कि नंबर ऑफ मोल्स n जो है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन आपकी बुक में भी यहाँ पे बेटे मेंशन है, उसको भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फाउंड यूजिंग मोल। मोल किसके इक्वल होता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब। और एन आपने ऊपर के केस, ऊपर वाली एग्जांपल ही ले रहे हैं हम लोग फट इधर से ही। जो हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी ना NaOH और NaCl की, वही एग्जांपल हम आगे भी ले रहे हैं। यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, और यहाँ एक H कौन सा NaOH है। तो ये हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 किया तो हमारा कितना आ गया? 0.05 मोल आ गया। हमने इक्वेशन यूज़ की, नंबर ऑफ मोल्स फाउंड वाटर फॉर्म्ड NH2O, तो वो कितना आ जाएगा? 0.05 मोल हमारे पास आ गया। फिर हमने उसकी इंथैल्पी चेंज रिएक्शन की फाइंड की, तो वो कैसे करेंगे? Q/N, Q/N के इक्वल होता है ना, डेल्टा H इक्वल टू Q/N। Q हमने ऊपर फाइंड किया था, Q की वैल्यू क्या आई थी हमारी? 2.94। वही वैल्यू लेके उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा H, यानी कि इंथैल्पी ऑफ N लिखा हुआ, जिसका मतलब होता है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो आपके पास जो है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगी। वो किसके इक्वल होगी? वो होगी -58.8। वही न्यूमेरिकल है, लेकिन दरमियान में क्विक चेक आ गया था, इसलिए पहले हमने क्विक चेक किया। देन आगे फर्दर आपको बताया है कि इसी को अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी कैलकुलेट करने हो तो हम कैसे करेंगे, वो प्रोसीजर आपको बेटे बताया था। हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है। पेज नंबर 125 पे बेटे आप लोग आएँ, वहाँ पे आपका टॉपिक है 6.7 इंथैल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड। इंथैल्पी चेंज पढ़ना है और आपने उसके कैलोरी कंटेंट पढ़ने हैं। In this section, we will look at food as fuel. When food is digested, chemical energy stored in the food, also called calorie content, is released as heat energy. In other words, digestion of food releases same amount of energy as it is burned outside the body. So, the overall enthalpy of a combustion is same as the heat of combustion, which can be determined in a calorimeter, typically in a bomb calorimeter. Calorie content. The calorie content of food is a measure of the energy released when the food is completely consumed in the body. The energy is typically expressed in units of kilocalories or joules. छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा। आपको क्या बताया हुआ है कि इस सेक्शन में जो हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि जो फूड है वो फ्यूल के तौर पे भी एक्ट करती है। कैसे? जब बेटे हम लोग कोई फूड हमने लिया, हमने खाना खाया, अब प्रोसेस आपकी बॉडी में क्या हुआ? डाइजेशन का प्रोसेस हुआ। जब फूड डाइजेस्ट होती है तो फूड के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है वो रिलीज होती है एज ए फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। मैंने आपको क्या किया कि जब आप लोग फूड लेते हो, फूड आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा, फूड क्या होगी? डाइजेस्ट हो जाएगी। जब फूड डाइजेस्ट हो जाती है तो केमिकल एनर्जी जो कि फूड के अंदर स्टोर है बेटे, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? डैट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जब
जब फूड डाइजेस्ट हो रही होती है, जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो फूड जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करती है जो कि इक्वल होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, जो आउटसाइड पे बर्निंग हो रही होती है एनर्जी की, उसके इक्वल होता है, ठीक है। हम इसको ये भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो रिएक्शन है दिस इज़ नोन एज इंथैल्पी ऑफ कंबंशन, यानी कि ये बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है ना, इसको हम लोग ओवरऑल क्या कह सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबंशन कह सकते हैं, जिसको हम लोग कैलोरीमीटर, टिपिकली जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है उससे जो है इसको हम लोग मेजर करते हैं। आगे आपकी छोटी सी एक डेफिनेशन आ रही है, डैट इज़ नोन एज कैलोरी कंटेंट। व्हाट इज़ कैलोरी कंटेंट? कैलोरी कंटेंट किसी भी फूड का जो है वो क्या होता है, कैलोरी कंटेंट किसी भी फूड की वो एनर्जी की मेजरमेंट होती है जो कि रिलीज़ हो जब आप देखो, आप जब फूड लेते हो, ठीक है, आपके अंदर क्या प्रोसेस होता है, हमने खाना खाया, हमारे अंदर कौन सा प्रोसेस होगा बेटे, डाइजेशन का प्रोसेस होगा। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपकी जो फूड है वो, मैंने आपको क्या कहा कि उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में, ठीक है, और वो रिलीज़ हो जाएगी। तो ड्यूरिंग जो फूड के पूरा कैलोरी कंटेंट था उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो मेजरमेंट थी एनर्जी रिलीज़ की, जब कंप्लीटली फूड कंज्यूम बॉडी के अंदर हो जाती है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैलोरी कंटेंट। क्या कहते हैं? कैलोरी कंटेंट कहते हैं। और कैलोरी कंटेंट को बिट डिस्क्राइब करने के लिए जो टिपिकल यूनिट जो है यूज़ किया जाता है, डैट इज़ किलो कैलोरी और जूल। क्लियर है? यहाँ पे हमने छोटा सा एक डेफिनेशन पढ़ी कैलोरी कंटेंट की, द कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड इज़ अ मेजर ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की मेजरमेंट है। कौन सी एनर्जी? द एनर्जी रिलीज व्हेन फूड इज़ डाइजेस्टेड, कंप्लीटली कंज्यूम, जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट भी होगी और कंज्यूम भी होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड आपने दोनों लिखने हैं, डाइजेशन कुछ और है, उसकी कंजप्शन कुछ और है। अब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद फूड कन्वर्ट हो जाती है कुछ ग्लूकोज में, कुछ बेटे आपके ब्लड में चली जाएगी, ठीक है, यानी कि वो कंज्यूम हो जाएगी, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ वहाँ यूज़ हो जाती है ना। तो जो उसकी कंजप्शन के दरम्यान में जब फूड कंप्लीटली कंज्यूम हो जाती है तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरी कंटेंट कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, द कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड इज द मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन फूड इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द बॉडी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरी कंटेंट कहते हैं। कैलोरी कंटेंट को जो एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट यूज़ होता है, डैट इज किलो कैलोरीज और जूल्स। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट आपका आता है रिलेशन बिटवीन इंथैल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट। इंथैल्पी चेंज हम पढ़ के आए हैं डिटेल से। इंथैल्पी चेंज में क्या आती है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब आती है या अमाउंट ऑफ हीट रिलीज आती है। इंथैल्पी चेंज में और कैलोरी कंटेंट में क्या रिलेशनशिप है बेटे, वो अब हमने डिटेल से पढ़ना है। द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ए फूड डेल्टा एच सी इज द कैलोरी कंटेंट ऑफ दैट फूड व्हेन इट इज ट्रांसलेटेड और कन्वर्टेड इनटू किलो कैलोरी पर ग्राम। Look at the energy provided from glucose C6H12O6 plus 6O2, 6CO2 plus 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू -2803। The calorie content of glucose can be calculated as follow. First, we find delta H per gram of glucose. Molar mass of glucose is 180 gram per mole. Above equation shows that 1 gram of glucose is equals to ये 2808 जो है ये क्या चीज़ है बेटे, आपके पास ये डेल्टा एच आया। 180 क्या चीज़ है, ये आपकी जो है मोल ऑफ ग्लूकोज है, यानी कि मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा। अब हमने क्या यूज़ करनी है, हमने रिलेशन यूज़ करनी है। डेल्टा एच जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल होता है जो आपकी 4.18 जो है आपकी मल्टीप्लाई बाय कैलोरी कंटेंट। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कैलोरी कंटेंट। कैलोरी कंटेंट के लिए आप क्या करोगे, ये यहाँ पे इधर आएगा तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आप डिवाइड करेंगे तो आपके जो है वो कैलोरी कंटेंट जो है वो आ जाएगा। उसके पहले आपने क्या फाइंड करना है, डेल्टा एच फाइंड करना है। डेल्टा एच ऊपर हमने फाइंड किया, वो वाली वैल्यू पुट करनी है तो आपका जो है कैलोरी कंटेंट आ जाएगा।
मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे आया ये। हमने क्या पढ़ा बेटे, हम पढ़े हैं कैलोरी कंटेंट। ठीक है, कैलोरी कंटेंट क्या है मैंने आपको भी बताया कि कैलोरी कंटेंट किसको कहते हैं। हम लोग कहते हैं द फूड जो है, फूड की मेजर ऑफ एनर्जी। जब हम फूड लेते हैं, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है, ठीक है, जब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब फूड जो है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाती है, जब फूड कंप्लीटली बेटे कंज्यूम होती है तो हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो अमाउंट ऑफ जो अमाउंट है या उसकी जो मेजरमेंट है, जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरी कंटेंट कहते हैं। ठीक है, और उसी अब ये जो कैलोरी कंटेंट आपका है और इंथैल्पी चेंज है, इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, उसको हम लोग रिटन फॉर्म में या इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह राइट करेंगे। आपने एक रिएक्शन देखना है, अक्सर आपने रिएक्शन देखा होगा। पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बन गया, वही रिएक्शन जो है मैं रिवर्स रिएक्शन लिख रही हूँ। देखो C6H12O6, ठीक है, +6 कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन का तो पता है ना, जब फोटोसिंथेसिस होता था तो ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता था ना, वही रिएक्शन है। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइडेड फ्रॉम ग्लूकोज हम देख रहे हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। रिएक्शन कैसे बेटे फॉरवर्ड जाएगा, यहाँ पे आपके पास बनेगा 6CO2 + 6H2O, और यहाँ पे जो डेल्टा H आएगा वो इंथैल्पी चेंज जो आएगी वो क्या आएगी, -2803 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये अमाउंट आएगी आपके पास। अब हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है कैलोरी कंटेंट ऑफ ग्लूकोज। क्या करेंगे, कैलोरी कंटेंट ऑफ ग्लूकोज हम लोग फाइंड करेंगे। कैलोरी कंटेंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो आप कैसे फाइंड करोगे, पहले हमने फाइंड करना है, वी फाइंड डेल्टा एच। हमने डेल्टा एच पहले फाइंड करना है। डेल्टा एच हमें पहले पता है। अब आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास मैंने आप लोगों को हमने शुरू में करना सीख लिया था। कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन का जितना है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 12 करेंगे। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, ग्लूकोज का मोलर मास आएगा डैट इज इक्वल्स टू 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इतनी मोल ऑफ ग्लूकोज जो हैं, 180 मोल ऑफ ग्लूकोज जो हैं रिक्वायर्ड हैं टू बर्न करेंगे। क्यों बर्न करेंगे, टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी हमने कहा था ना इससे प्रोड्यूस होती है। जब फूड कंटेंट आपका जो है एनर्जी रिलीज होती है ना, जब वो कंप्लीटली कंज्यूम होता है, तो अगर 180 मोल ऑफ ग्लूकोज बर्न होंगे तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बेटे, वो करेंगे, आपने ऊपर हमने लिख ली थी 2803, ठीक है, किलो जूल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब अगर यहाँ पे 180 अगर ये 1 हो, अगर मैं कहूँ कि 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कितनी करेंगे, तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे, 2803 को डिवाइड कर लेंगे 180 के साथ, तो आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15.57 किलो जूल पर ग्राम आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये हो गया आपकी। अब हमने क्या करनी है, हम अपनी इक्वेशन यूज़ करेंगे डेल्टा एच वाली। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू -4.184 मल्टीप्लाई कैलोरी कंटेंट। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कैलोरी कंटेंट। जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी उसको मैं इधर ले जाते हैं ना, हम इस पूरी इक्वेशन को उठा के इधर ले आते हैं। ऐसे ही है, और इसको मैं उधर ले जाती हूँ डेल्टा एच को। ठीक है, अच्छा, अब फाइंड हमने क्या करना है, हमने फाइंड करनी है कैलोरी कंटेंट। ये डेल्टा एच है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको उधर लेके आऊँगी तो उधर आके ये डिवाइड हो जाएगा ना,
ये माइनस था, ठीक है, ऐसे ही है, इधर मल्टीप्लाई है, वहाँ पे आके डिवाइड होगा। डेल्टा एच अभी हमने हमें पता है डेल्टा एच कितना है हमारा, अभी यहाँ पे ये वैल्यू आई है इसकी, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। हमने अभी फाइंड की 15.57 बेटे, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4.184। इन दोनों को आप जब डिवाइड करते हैं तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आती है 3.72, यानी कि कैलोरी कंटेंट इस केस में क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा किलो कैलोरी पर ग्राम। क्लियर है, ये आपके पास कैलोरी कंटेंट आ गया किस रिएक्शन का, ये रिएक्शन जो हमने ऊपर किया था। क्लियर है बेटे, आपने इस तरह जो है कैलोरी कंटेंट जो है वो फाइंड करना होता है किसी भी डिफरेंट टाइप के जो रिएक्शंस हैं जो हो रहे होते हैं उनका जो है हमने ये फाइंड करके देखा। यहाँ पे बेटे आपकी एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये क्या चीज़ है, एनर्जी इनटेक है, यानी कि आपने बेटे डिफरेंट टाइप की, देखो सपोज फूड ली है, उसमें जो है डिफरेंट टाइप की जो हैं फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और भी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व है। आप उस एनर्जी जो रिलीज़ हुई है, वो जो एनर्जी आपको मैंने बताया ना कि एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, उस एनर्जी से आप लोग बहुत सारे काम कर रहे हो, ठीक है, एक्टिविटीज़ डिफरेंट टाइप की परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो है एनर्जी एक्सपेंडिचर है। एनर्जी इनटेक कैसे है, वो हम लोग देखो जो नॉन लिविंग है, जिस तरह आपका मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है, हम क्या करते हैं, हम इनको चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज होती है, उसमें क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स या लिविंग थिंग्स, हम लोग एनर्जी टेक कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। वही फूड जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिस एनर्जी से हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करते हैं। Negative energy balance. Remember that the calorie content we take from food must be balanced by working, exercising and doing positive activities. Otherwise, our body will have imbalanced growth and maintenance. सिंपल बात है बेटे, अगर आप एनर्जी इनटेक करते रहो, अगर हम लोग फूड लेते रहे, एनर्जी इनटेक क्या है, फूड लेना, ठीक है, फूड को यूज़ करना, फूड को डाइजेस्ट करना, हम लेते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको मतलब ब्रुए कार्ड नहीं ला रहे। कैसे कि आपने फूड ले ली, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आ गई, एनर्जी का एक्सपेंडिचर, यानी कि आप इन शॉर्ट वर्ड ये कह सकते हो कि आपकी बैटरी जो है बॉडी की वो फुल होगी विद एनर्जी। अब बैटरी फुल होती जा रही है लेकिन एनर्जी को कंज्यूम यूज़ तो आप लोग कर ही नहीं रहे। अगर आप उस एनर्जी को यूज़ करते रहते हो इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब आपने कोई भी एक्टिविटी में आपने वर्किंग की है, आप छोटे मोटे काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, ठीक है, बातें कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, अगर तो हम ये काम करते रहें, इसका मतलब है कि हमारा जो एनर्जी बैलेंस है वो पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस होगा, ठीक है, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हम करेंगे। लेकिन अगर आप एनर्जी इनटेक लेते आ रहे हो, ठीक है, फूड लेते जा रहे हो, लेकिन आप कोई भी जो है काम नहीं कर रहे, कोई भी आप पॉजिटिव वर्किंग नहीं कर रहे, कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ रेस्ट ही करते जा रहे हो, तो इस केस में जो आपका एनर्जी बैलेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। और इस केस में हमारी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, उसकी ग्रोथ भी इफेक्ट होती है और जो मेंटेनेंस है वो भी जो है ख़राब हो जाती है। सिंपल बात है बेटे, आप खुद सोचो कि जब एक पर्सन जो है वो एनर्जी इनटेक लेता रहेगा, फूड खाता रहेगा और कोई काम, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि उसका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। वेट जब गेन होना शुरू होगा तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं उसके अंदर जन्म लेना शुरू कर देंगी, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी डिजीजेस उसको हो जाएंगी और आपकी बॉडी का पूरा बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब आप एनर्जी इनटेक करो और उसको प्रॉपर यूज़ करो तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस। लेकिन जब आप एनर्जी इनटेक लेते हो लेकिन आप उसको प्रॉपर यूज़ नहीं करते तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस कहते हैं। क्लियर, छोटा सा टॉपिक था। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंथैल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड, के फूड जो है वो किस तरह
अपनी एनर्जी को जो है वो जब फूड डाइजेस्ट होती है तो उसकी केमिकल एनर्जी जो फूड के अंदर स्टोर होती है, जिसको हम लोग कैलोरी कंटेंट भी कहते हैं बेटे, वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। और उस एनर्जी से बहुत सारी फिर आगे फंक्शन जो है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं। केमिकल एनर्जी जो फूड की होती है डैट इज़ आल्सो नोन एज कैलोरी कंटेंट। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद हमने जो है रिलेशनशिप पढ़ी इंथैल्पी चेंज में और कैलोरी कंटेंट में। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, डैट इज हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। ठीक है, ये हमने आज पढ़ना है। First law of thermodynamics is actually a manifestation of law of conservation of energy, which states energy can neither be created nor destroyed but can be converted from one form to another. German Henry has applied the law of conservation of energy to enthalpy changes. There are many reactions for which delta H cannot be measured directly by calorimetric method. For example, tetrachloromethane CCl4 cannot be prepared directly by combining carbon and chlorine. Hess law help us calculating the enthalpy change for such reactions or process. It states the total enthalpy change in a chemical reaction is independent of the route by which the chemical reaction take place, as long as the initial and final conditions are same. Hess law can be illustrated by drawing enthalpy cycles, often called energy cycle or Hess cycle. Let A be converted to B directly in single step, which is the direct route, or in a series of 2 or 3 steps designated as indirect route 1 and indirect route 2 respectively. As shown in figure 6, the products formed in these routes M N X Y Z are called reactions intermediates. Then according to Hess law, for the indirect route 1, we can write delta HR is equal to H1 plus H2. For indirect route 2, we can write delta HR is equal to H3 plus H4 plus H5. Below are few examples of it. मैंने अभी आपको क्या टॉपिक पढ़ाया? हमने पढ़ा हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। ठीक है, हेस लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटे हमने पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या चीज़ होती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेनरी हेस। ठीक है, उसने एक जो लॉ मैंने भी आपको बताया डेट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको इंथैल्पी चेंजेस के ऊपर अप्लाई किया। उसने क्या कहा कि कभी कभार जो है जो डेल्टा एच है यानी कि जो इंथैल्पी चेंज है उसको हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। कैलोरी जो हमने कैलोरीमीटर मेथड पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना कैलोरीमीटर से हम लोग क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप के जो इंथैल्पी चेंजेस है वही मेजर करते हैं, लेकिन कैलोरीमीटर से हम तमाम के जो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस है हर तरह के रिएक्शंस की इंथैल्पी चेंज मेजर नहीं कर सकते। कभी कभार बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिनकी इंथैल्पी चेंज को मेजर करने के लिए हमें कुछ और मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें ऐसे बेटे जब आपका इंथैल्पी चेंज कैलोरीमीटर से बेटे मेजर नहीं होता तो वहाँ पे हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं वहाँ पे हेस लॉ। क्या यूज़ करते हैं? हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। फॉर एग्जांपल कॉमन एग्जांपल इसकी है टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4। CCl4 जो है वो डायरेक्टली जो है कार्बन और क्लोरीन को मिलाने से जो है वो प्रिपेयर नहीं होता, बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। एक ही स्टेप में जो है रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे स्टेप से जो है वो गुजरना पड़ता है। और यहाँ पे जो इंथैल्पी ऑफ हीट है उसको हम लोग कैलोरीमीटर से भी जो है वो मेजर नहीं कर सकते। हेस लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि हेस लॉ ने क्या कहा था कि जो टोटल इंथैल्पी चेंज है किसी भी केमिकल रिएक्शन में आती है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द रूट बाय विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। मैंने आपको क्या कहा? क्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन की हमने एग्जांपल ली कि टेट्राक्लोरोमीथेन जब बनता है तो वो एक ही स्टेप में नहीं बनता,
बहुत सारे स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हेस लॉ ने क्या कहा था, जो हेस लॉ की स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक जो केमिकल रिएक्शन जब पूरा होता है तो बेटे वो इंडिपेंडेंट होता है कि वो कितने पाथ से गुजरा, वो कितने रास्तों से गुजरा, इंडिपेंडेंट है वो। हमें क्या चाहिए, हमें हमारा एंड प्रोडक्ट चाहिए कि आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो बन जाए। वो इंडिपेंडेंट है, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि वो रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो आप हेस लॉ की स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि टोटल एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज आता है, टोटल इंथैल्पी चेंज होता है बेटे, वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द रूट बाय विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, कि किस स्टेप से, किस रूट के जरिए केमिकल रिएक्शन जो है वो पूरा हुआ है, एज लॉन्ग एज इनिशियल और फाइनल कंडीशन जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए। तो आप बेटे हेस लॉ को कैसे स्टेट करोगे, द टोटल इंथैल्पी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट। ये आपने लिखना है कि वो इंडिपेंडेंट है उस रूट का, उस रास्ते का, उस पूरे के स्टेप्स का, इंडिपेंडेंट है बाय विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस अनलेस अंटिल या एज लॉन्ग एज इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर सेम। फिर आगे आपको एक कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है कि आपके पास अपने, अच्छा, और जो हम ड्राइंग हेस लॉ को में जो इंथैल्पी चेंज आता है उसको ड्रॉ करने के लिए जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, या तो उसको हेस साइकिल कहते हैं या उसको क्या कहते हैं, एनर्जी साइकिल कहते हैं, ठीक है। आपको एग्जांपल दी हुई है कि सपोज करो कि ए ने कन्वर्ट होना है बी में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो ए ने कन्वर्ट होना है बी में, ए जो है बी में डायरेक्ट कन्वर्ट होगा, ठीक है। कभी कभार ए जो है वो बी में एकदम से कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन वो पहले कन्वर्ट होता है एम में, एन में, एक्स में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो एंड पे बी पे कन्वर्ट होंगे। यानी कि एक बी पे कन्वर्ट होने के लिए कभी कभार वो डायरेक्टली बी में कन्वर्ट नहीं होगा, बी में कन्वर्ट होने के लिए वो और दो तीन चीज़ों में, पहले दो तीन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा, फिर एंड वाले प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। तो इस पूरे साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, हेस साइकिल कहते हैं। और ये क्या बताया हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट है अपने जो रूट है, जो रास्ता है आपके पास एंड प्रोडक्ट और जो आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, अनलेस अनटिल वो क्या रहना चाहिए, वो बस सेम रहना चाहिए। किन किन रास्तों से, किन किन रूट से, कौन कौन से स्टेप से वो चेंज हुआ है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको एक कॉमन एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया गया है बेटे, उस रिएक्शन को सारा मैं आपको जो है एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। देखो ये आपकी बुक यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज हेस साइकिल। इसको क्या कहते हैं, हेस साइकिल कहते हैं। ये एक ए चीज़ है, ठीक है। ये आपका कोई भी रिएक्टेंट है, सपोज करो इसने कन्वर्ट होना है बी में, ठीक है। बी क्या है, आपका प्रोडक्ट है। अगर तो ए कन्वर्ट हो जाता है बी में तो इस रूट को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट रूट है। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता, जैसे कि CCl4 की एग्जांपल है। CCl4 को बनने के लिए बहुत सारे स्टेप्स में से, बहुत सारे रूट्स में से गुजरना पड़ता है। अगर तो ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट रूट। लेकिन कभी कभार ए बी में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, वो बहुत सारे रूट से गुजर के बी में कन्वर्ट होता है। अगर सपोज यहाँ पे दो इनडायरेक्ट रूट है, एक है इनडायरेक्ट रूट 1 और एक है इनडायरेक्ट रूट 2। ए पहले कन्वर्ट हो रहा है एम और एन में, देन एम और एन कन्वर्ट होते हैं बी में, ए कन्वर्ट होता है एक्स में, एक्स कन्वर्ट होता है वाई और जेड में, वाई और जेड कन्वर्ट होते हैं बी में। दोनों केसेस में एंड प्रोडक्ट आपके पास बी ही आया, लेकिन क्या हुआ कि रूट चेंज हो गए। तो इंथैल्पी चेंज जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द रूट। किसी भी रूट से कोई भी आपके पास प्रोडक्ट बने वो उसके इंडिपेंडेंट है, अनलेस एंटिल के आपका जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है, यानी कि जो एंड है और जो शुरू था, जो इनिशियल था, वो क्या रहने चाहिए, वो सेम रहने चाहिए, ठीक है। हम क्या ड्रॉ करने लगे हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे आज हेस साइकिल। हेस साइकिल कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ से सपोज करो बेटे दिस इज ए, ये क्या चीज़ है, ए है। ए ने कन्वर्ट होना है किस में, बी में। ए ने किस में कन्वर्ट होना है, बी में, क्लियर है। ए ये हम लोग क्या कह लेंगे, डेल्टा एच आर, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये कौन सा रूट है, दिस इज डायरेक्ट रूट, ठीक है। डायरेक्टली ए किस में कन्वर्ट हो गया, बी में कन्वर्ट हो गया। इसको सिंपली हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, ये ए में कन्वर्ट हो गया, ये बी में कन्वर्ट हुआ।
लेकिन कभी कभार मैंने आपको क्या कहा है कि बेटे हमेशा ऐसे नहीं होता। ठीक, कभी कभार ए कन्वर्ट होगा आपके पास एक नई चीज़ में, डैट इज़ हम लोग सपोज कर रहे हैं, ये कोई है नहीं है किसी भी केमिकल का नाम, हम कहते हैं कि ये पहले ए कन्वर्ट होगा एम और एन में, एम और एन जो है वो फिर कन्वर्ट होते हैं किस में, बी में। ठीक है, यहाँ पे इस इंथैल्पी चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा H1, इस इंथैल्पी चेंज को हम लोग क्या कह रहे हैं, डेल्टा H2। ठीक है, हम रिप्रेजेंट करें, ये क्या है, ये डायरेक्ट रूट नहीं है, दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट रूट। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट रूट 1 है। ऐसे भी हो सकता है रिएक्शन, कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि ए जो है वो कन्वर्ट होगा एक्स में, किस में कन्वर्ट होगा, एक नए प्रोडक्ट में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा, और ये इंथैल्पी चेंज को हमने डेल्टा ये कह दिया। अब एक्स कन्वर्ट होगा एक नई चीज़ में, डैट इज़ नोन एज वाई प्लस जेड। वाई प्लस जेड जो है ये कन्वर्ट होगा किस में, आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बी है उसमें कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज आएगी डैट इज़ एल, ये आ गई। अच्छा, अब ये जो रूट है ये दिस इज आल्सो इनडायरेक्ट रूट, इनडायरेक्ट रूट नंबर 2। ठीक है, वो रूट नंबर 1 था, ये 2 था, और ये क्या है, डेल्टा H4। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो पूरा मैंने ड्रॉ किया दिस इज नोन एज हेस साइकिल। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि ए जो है ज़रूरी नहीं है कि बी में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए, कभी कभार ये इनडायरेक्ट रूट से भी कन्वर्ट होते हैं। ए कन्वर्ट होगा एम एन में, एम एन कन्वर्ट होगा बी में, ए कन्वर्ट होगा एक्स में, एक्स कन्वर्ट होगा वाई प्लस जेड में, वाई कन्वर्ट होगा बी में। तो मतलब क्या है कि जो आपका इनिशियल है और जो फाइनल है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी रास्ते से जितने मर्जी रूट ले लें। ठीक है, एंड प्रोडक्ट आपका बी ही बना, देखो चाहे वो इस रूट से बनाएं, चाहे वो इस रूट से बनाएं, चाहे डायरेक्ट हो, आपका एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा है, बी ही आ रहा है। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ दो तरह के यहाँ पे जो हैं वो रूट बने हैं। ठीक है, एक रूट 1 है। ठीक है, रूट 1 में आपने क्या देखा कि H1 यानी कि रूट 1 में टोटल HR किसके इक्वल आया, H1 प्लस डेल्टा H2 के इक्वल। अगर आप रूट 2 देखते हो बेटे, अगर हम रूट 2 देखें तो वहाँ पे डेल्टा H जो है R वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5, ऐसे ही आया। यानी कि ये इनडायरेक्ट पाथ आ गए, लेकिन आपके पास एंड प्रोडक्ट क्या बना, आपके पास एंड प्रोडक्ट जो है वो बी ही बना। ये क्या चीज़ है, दिस इज नोन एज हेस साइकिल। यहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई हुआ है, यहाँ पे अप्लाई हुआ बेटे हेस लॉ। हेस लॉ क्या था कि टोटल इंथैल्पी चेंज जो होगा ना, जो टोटल इंथैल्पी चेंज होगा केमिकल रिएक्शन में, डैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट। ये वो इंडिपेंडेंट है कि किस रास्ते से, किस रूट से जो है सारा रिएक्शन परफॉर्म हुआ है, वो इंडिपेंडेंट है अनलेस अनटिल जो इनिशियल और फाइनल कंडीशंस हैं वो आपकी क्या हैं, वो सेम रहनी चाहिए कि द टोटल इंथैल्पी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट बाय विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एज लॉन्ग एज इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर द सेम। यानी कि जो रिएक्शंस का पूरा जो रूट है वो इंडिपेंडेंट होता है कि मतलब किसी भी रूट से, ये वाला रूट भी ले सकते थे, ये वाला रूट भी ले सकते थे, आपने पहुंचना बी की तरफ था। और दिस इज नोन एज हेस साइकिल। ये हमने हेस साइकिल ड्रॉ किया, और ये जो है दिस इज नोन एज हेस लॉ था। इसको हम लोग इंथैल्पी साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इंथैल्पी साइकिल या हेस साइकिल भी कहते हैं, और इसमें जो चीज़ यूज़ होती है डैट इज़ इंथैल्पी लॉ जो है, हेस लॉ जो है वो यूज़ हो रहा था। बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसी हेस साइकिल में अब ये तो हमने वैसे एग्जांपल ली ना, ये किसी केमिकल का नाम नहीं है ए या बी। अब इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं, जो एक्चुअल हैं, वो हम लोग जो है यूज़ करेंगे। आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, डेल्टा HR जो है, वो डिफरेंट टाइप के हम
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेके उनकी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यहीं पर अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।